किया जाएगा, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और नई चीजें उन्हें सिखाई जाएंगी। इसके लिए 273 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन भी किया गया है। इस अभियान के तहत फ्रंटलाइन वर्कर्स को निःशुल्क ट्रेनिंग, स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट, भोजन और आवास सुविधा, काम पर प्रशिक्षण के साथ स्टाइपेंड और प्रमाणित उम्मीदवारों को 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा भी प्राप्त होगा। राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने योग गुरु रामदेव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव अब लाला रामदेव हो गए हैं। उनके बयानों के कारण उन पर कई बार कोर्ट ने टिप्पणी भी की है, उन्हें फटकार लगाई है, लेकिन बीजेपी का साथ होने के कारण वे विवादित बयान देने से पीछे नहीं हटते। आपको बता दें कि कोर्ट ने स्वामी रामदेव को IMA पर किए गए बयान पर फटकार लगाई थी, जिसे लेकर श्याम रजक ने बाबा रामदेव पर भी निशाना साधा है। रामदेव जी नहीं है, वो लाला रामदेव है। और आपको जानकारी होगा कि उन्होंने कई बार इस तरह के भ्रम फैलाने का काम किया, जिसका उनको न्यायालय में लोगों ने जाकर के उनके खिलाफ मुकदमा किए हैं। इसके पहले भी वो दलितों के बारे में उनकी जो दृष्टि रही, उस पर भी उनको मुकदमा हुआ था। बाद में सरकार और कई लोगों के सहयोग से उनका केस वापस हुआ। तो ये तो उनकी पुरानी आदत है। आयुर्वेद तो हमारी भारत की संस्कृति रही, हमारे भारत का एक ही किया हुआ, लेकिन उस आयुर्वेद को व्यवसाय ढंग से और उसमें कई तरह की चीज़ें करके उसको बदनाम करने का काम बाबा रामदेव जी के द्वारा हुआ है। पटना सिटी के दीदारगंज के SHO राजेश कुमार को बालू माफियाओं से रुपए लेने के कारण निगरानी विभाग ने दबोचा है। बता दें कि SHO के साथ ही 2 सिपाहियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि गुप्त स्थान पर बालू माफियाओं से रुपए लिए गए थे, जिस पर कार्रवाई की गई। तो बता दें कि एक तरफ जहां प्रशासन बालू माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है, तो चंद पुलिस वालों की वजह से और चंद ऐसे लोगों की वजह से, प्रशासन के ही ऐसे लोगों की वजह से और प्रशासन के चंद लोगों की मिलीभगत की वजह से पूरा पुलिस महकमा बदनाम हो रहा है। आपको बता दें कि पटना सिटी में रिश्वत लेते हुए SHO को गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ ही 2 सिपाहियों की भी गिरफ्तारी हुई है और दोनों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सभी अधिकारियों को जेल भेज दिया गया है। मुंगेर के सदर अस्पताल में इलाज के अभाव के कारण एक कैदी की मौत हो गई। वहीं कैदी की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें कि पेट दर्द के कारण कैदी को 16 जून को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया यह भी जा रहा है कि मृतक बंबई में काम करता था और वो लॉकडाउन के पहले चरण में मुंगेर आया था, पर गांव के कुछ लोगों ने लगभग 1 साल पहले रॉकी नाम के एक व्यक्ति की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया था। पूछ लीजिए, हम दोनों माँ बेटी रात भर है, चलो गए था, हो जाएगा ठीक। दर्द तो सबको मानता है सर, हमको भी आपको भी। दर्द तो सब मामूली आदमी को मानता है, उसको कैसा गैस था, दबार भी न खाली पानी चढ़ा गया, हाथ घर नीला पड़ गया उसको। वो सुबह 8-9 बजे उसको अल्ट्रासाउंड कराए, कोई डॉक्टर देखने नहीं गया। बताइए, उसका बोलता प्राइवेट से, प्राइवेट इलाज करा लेते हैं। देखने के लिए कोई डॉक्टर क्या माना है डॉक्टर की लापरवाही की वजह से? हाँ सर, डॉक्टर पूरा लापरवाही किया। बस पेट में दर्द। अच्छा, फिर तो कैदी बताया कि हमारे माने लैट्रिन नहीं उतर रहा है 3 दिन से। अच्छा, और गैस बना हुआ है। अच्छा, तो उसी का दवा लिख करके दे रहे थे, तो रात में भी दिए, कल भी दिए। हाँ, पूरे रात हम लोग भी परेशान रहे। तो डॉक्टर लोग उसको देख रेख कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, मैडम लोग कर रहे थे। और खगड़िया जिले के बेलागौर थाना क्षेत्र के पचौत पंचायत के मुसहरी पुनर्वास गांव के पास घटना पटना CID विभाग और 0 माइल पिकेट पुलिस ASI शैलेश कुमार ने भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया। पुलिस कप्तान के दिशा निर्देश पर पटना CID विभाग ने पिकेट पुलिस के सहयोग से पिकअप का पीछा कर पचौत पंचायत के मुसहरी से शराब बरामद किया। वहीं पिकअप ड्राइवर और उप चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना मिला ये CID टीम को, और उनके सहयोग में हम आए थे और उनके ईमेल जाकर नेतृत्व में वहाँ पर ये मिला है शराब। कहाँ पे सर? पचौत ग्राम के पास 2 व्यक्ति हैं।
और एक तरफ खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार कई टीमें बनाकर इसे रोकने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर कालाबाजारी करने वाले लोग भी बाज नहीं आ रहे हैं। खबर नालंदा से है, जहां खाद की पैकिंग हो रही थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब जिला कृषि पदाधिकारी विभु विद्यार्थी को गुप्त सूचना मिली कि वैना थाना अंतर्गत सरथू गांव में खाद की पैकिंग हो रही है। उन्होंने तुरंत टीम बनाकर छापेमारी कर कार्रवाई की, जहां से 700 पैकेट खाद को जब्त करते हुए मकान को सील कर दिया गया। मौके से खाद पैकिंग मशीन भी बरामद हुई है और इस छापेमारी में 500 पैकेट पारस डीएपी और 200 पैकेट इफ्को उर्वरक जब्त किया गया। यहाँ एक घोरक धंधा चल रहा था। वो मकान छोटे साव का बताया जा रहा है। फिलहाल मकान को भी पुलिस ने सील कर दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी की सूचना मिला। उन्होंने आके देखे, उसके बाद फिर मुझे फ़ोन किए। हम यहाँ आए, जब यहाँ देखे तो बड़ी मात्रा में जो है NPK 12-12 का फसल, NPK 12-12 का जो है वो FIC इफ्को DAP बोरा में, सादा बोरा में वो पैकिंग किया जा रहा था। में 700 पैकेट खाद को जब्त किया गया है। बता दें कि बड़ी कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में मकान को भी सील कर दिया गया। उस मकान को सील किया गया है जहां ये गोरख धंधा चल रहा था। ये मकान छोटे साव नामक शख्स का बताया जा रहा है। फिलहाल मकान को पुलिस ने सील कर दिया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए नालंदा से हमारे संवाददाता महमूद आलम फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। महमूद, छापेमारी कल कर बता दें कि 700 पैकेट खाद को जब्त किया गया है, क्या पूरा मामला है? जी बिल्कुल, ये गुप्त सूचना स्थानीय थाने को मिली थी। इस मामले में उनको सूचना मिलने के बाद वो वहां पे जांच के लिए पहुंची। तो जांच करने के बाद वहां पे कोई भी लोग मौजूद नहीं थे और उसके बाद उन्होंने स्थानीय जो जिला के जो कृषि पदाधिकारी हैं उनको उन्होंने फोन कर बताया और उसके बाद जिला स्थानीय प्रखंड के जो भी कृषि पदाधिकारी है वो लोग वहां पर पहुंचे। जब छापेमारी की तो उसमें से खाद की भराई का काम किया जा रहा था वहां पे। तो एक लोगों को वहां पे पूछताछ के लिए इसके लिए हिरासत में लिया है, मगर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि किसी की गिरफ्तारी हो पाई है या नहीं। और ये खाद इलीगल तरीके से किया जा रहा था या फिर खुद यहाँ पे तैयारी की जा रही थी। जिला प्रशासन जो है कृषि विभाग की तरफ से लगातार जो है इस तरह के मामले को लेकर सतर्क है और जो भी काम जो होती है ये अक्सर जो है इस तरह का मामला जब खेत में जब बुआई का समय आता है उस समय ये जो काला बाजारी का जो धंधा है उसको ये लोग अवैध धंधे के रूप में इसको जाके महंगे दामों में जो है बेचते हैं। बिल्कुल, गोरख धंधा चल रहा था और ऐसे में मनमाने दाम पर खाद की पैकेट को बेचा जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई कर तमाम 700 पैकेट के खाद को जब्त कर लिया है। बड़ी कार्रवाई की है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया महमूद। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की। बिहार की राजधानी पटना में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। बता दें कि सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के ऑफिस को खोलने का निर्णय लिया गया है और इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आदेश भी जारी कर दिया है। नए आदेश के तहत जिले के सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के ऑफिस खोले जाएंगे। 50% उपस्थिति के साथ शिक्षक और कर्मी स्कूलों में उपस्थित रहेंगे। हालांकि इस दौरान किसी भी छात्र छात्राओं को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। उन्हें घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई करनी होगी। स्कूल पहले के समय के अनुसार ही खोला जाएगा। रोहतास के डीएम धर्मेंद्र कुमार ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए जिले के नासरीगंज प्रखंड क्षेत्र का दौरा कर कोविड-19 के रोकथाम और टीकाकरण की व्यवस्था का जायजा लिया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान डीएम ने लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक भी किया। डीएम ने नगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफरल अस्पताल का भी निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अस्पताल के टीकाकरण स्थल, रजिस्ट्रेशन काउंटर, वैक्सीन स्टोर और स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई का भी निरीक्षण किया। डीएम ने रेफरल अस्पताल के जर्जर भवन के जल्द निर्माण कराने को लेकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को भी निर्देश दिया। और कुछ समस्याएं, भ्रांतियां हैं, उसका क्या उपचार होना है, वही सबका जानकारी लिया गया है। हॉस्पिटल में ओल्ड बिल्डिंग्स में कुछ जो अनयूज है ना, वो सब स्ट्रक्चर को हम लोग हटाएंगे। वैक्सीनेशन की जो है सो कल मेगा इवेंट हुआ था और जिसमें कि हम लोग का सारा 18+ का वैक्सीन यूज़ हो गया। 45+ का भी वैक्सीन यूज़ हो रहा है और आज जो खेप आ रहा है वो 45+ का आ रहा है और 18+ का जो अभी बिहार में आया नहीं है, जो आज शाम तक आने की उम्मीद है, तो फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसी तरह से फिर 18+ का भी वैक्सीन किया जाएगा। लगातार हो रही बारिश के कारण मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड कार्यालय में गंदा पानी घुस गया है, जिस कारण कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से बारिश होने के कारण आधार कार्ड सेंटर में भी पानी घुस गया और उस पानी के कारण ग्राहक को भी आने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी का कहना है कि मनरेगा के तहत कार्यालय के प्रांगण में मिट्टी भरा जाएगा और इसलिए विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। जल्द ही मिट्टी भराई का कार्य पूरा हो जाएगा ताकि बारिश का पानी भवनों में प्रवेश न कर सके। तो तस्वीरें मुंगेर की आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार हो रही बारिश से कार्यालय का हाल जरा आप भी देख लीजिए। यह अंचल कार्यालय है संग्रामपुर जिला मुंगेर का और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार हो रही बारिश के कारण ये कार्यालय पूरी तरह से अब धीरे धीरे तालाब में तब्दील हो रहा है और वहां काम करने वाले लोगों का जरा हाल देखिए। एक तरफ कोरोना महामारी है जिसमें कई तरह की गंभीर बीमारियों के पैदा होने का भी खतरा है और ऐसे में इस तरह से गंदगी अगर फैलेगी तो फिर क्या स्थिति रह जाएगी वो कहना मुश्किल है। थोड़ा परेशानी है कि पानी इतना गंदा पानी सबसे पहले के टोटल इतना भी संग्रामपुर का को लग रहा है कचरा पानी है, इससे फील्ड होके इसी में आती है। इसमें कोकड़ा, बिच्छू, ये क्या बोलते हैं, भैंसिया, जो सब पूरा आ गया, जिसके कारण पब्लिक यहाँ आके काम करवाने के लिए नहीं चाहती, वो सिर्फ सेंटर देख के वापस चल रहे हैं। आधार कार्ड बनाने के लिए आए बच्चे। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यहाँ देखिए ना, पानी जमा हुआ है, कभी भी जा सकता है पानी में, गाँव बिच्छू कभी भी निकल सकता है, बच्ची है छोटी, कुछ भी हो सकता है पानी में, इतना गंदा पानी है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 4 लाख से अधिक क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण गोपालगंज जिले में बाढ़ का संकट गहरा गया है, जिसके कारण सत्तरघाट के अप्रोच पथ को 3 जगह से काटकर पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। वहीं पथ निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग की टीम भी लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए रखी है। तो तस्वीरें देखिए बिहार के गोपालगंज जिले की है, जहां बारिश में हो रही लगातार बारिश से वाल्मीकि नगर बराज से 4 लाख के करीब क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और ऐसे में स्थिति
बेहद भयावह होती जा रही है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की लगातार अपील की जा रही है। बता दें आपको कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की भी तैनाती कर दी गई है और ऐसे में बाढ़ को लेकर कोई भी खतरा उत्पन्न ना हो, कोई भी कह सकते हैं कि किसी की भी जान न जाए, बाढ़ को लेकर कोई परेशान ना हो, इसको लेकर भी जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और अब बात करेंगे लोजपा की। चिराग पासवान के लिए पार्टी पर अपनी दावेदारी बरकरार रखना बेहद मुश्किल होते जा रहा है। पहले संसदीय दल के नेता का पद उनसे छीन लिया गया और अब पशुपति पारस की ताजपोशी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी ग्रहण लगता दिख रहा है। ऐसे में चिराग पासवान ने भी अपनी तरफ से कोशिशें तेज कर दी हैं। उन्होंने 20 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया है ताकि आगे को लेकर रणनीति बनाई जा सके। प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने पत्र जारी कर बताया है कि रविवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। 12 जनपद स्थित चिराग पासवान के सरकारी आवास पर यह बैठक होगी। उन्होंने तमाम नेताओं से यह आग्रह किया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अवश्य शामिल हो। माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए चिराग पासवान चाचा पशुपति पारस और बागी नेताओं को करारा जवाब दे सकते हैं। चिराग पासवान का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे किसी लोजपा कार्यकर्ता संजीव श्रीवास्तव से बात कर रहे हैं। चिराग पासवान इस बातचीत में क्या कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप खुद सुनिए। लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा भतीजे के बीच जो जंग चल रही है उसमें कौन किस पर कितना भारी है, ये तस्वीर अब धीरे धीरे साफ हो रही है। चिराग पासवान चाचा पशुपति कुमार पारस के हर खेल को खराब कर देना चाहते हैं। चिराग ने इसकी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चिराग इस लड़ाई को ले जाने वाले हैं। लेकिन चिराग अब बिहार की पिच पर भी इस खेल को खेलना चाहते हैं। पटना लैंडिंग से पहले भी चिराग ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि चाचा की मुखालफत के लिए उनके पास कितना मजबूत कुनबा है। चिराग बिहार की अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार फोन कर रहे हैं और उनसे ये समझ रहे हैं कि आखिर उनका पलड़ा कितना भारी है। इस वायरल ऑडियो की पुष्टि डीजीपी भारत नहीं करता है। इस ऑडियो से बहुत कुछ समझ में आता है, इसलिए सुना जाना जरूरी है। जी नमस्कार, संजीव सरदार सर बोल रहे हैं। जी मैं माननीय सांसद श्री चिराग पासवान जी के ऑफिस से बात कर रहा हूँ, नई दिल्ली से। जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करेंगे सर आपसे। हाँ दीजिए। क्या हाल चाल संजीव, कैसे? आप प्रणाम भैया। प्रणाम, सब ठीक ठाक? हाँ भैया, तबीयत कैसा है? बस ठीक है यार, ठीक है। इसी बीच में ऐसा लोग बवाल भी किया। ना ये सब टेंशन नहीं लेना है। नहीं बढ़िया, सब जो होता है चेक ले। हाँ सब बहुत बढ़िया हो गया, सब कचरा उचरा सब साफ हो गया। सही बात है। आप बढ़िया हुआ। अब संजीव लगे रहे ना, जिस तरीके से अभी सब चल रहा है ना, प्रदर्शन वगैरह। ना इसमें भैया यहाँ के टेंशन आप छोड़िए, यहाँ के टेंशन छोड़िए, आप खाली सिंबल अपना लीजिए। समझे ना? यहाँ पे टेक्निकली लीगली सब हम हैंडल कर रहे हैं, बस वहाँ पे मतलब फ्रंट फुट पे ही रहना, पूरा कार्यालय सब बना के। और जब आना होगा ना भैया बिहार, तो 2 बताएंगे। हाँ 2 दिन कम से कम पहले उसके लिए प्रोग्राम रखे हैं। हाँ नहीं कि बिहार का जितना अम्बेडकर हॉस्टल है ना, हम लोग के सर्किल के जितना छात्र का है, सबको सूचना कर दिया जाए। एयरपोर्ट से कार्यालय तक मतलब खाली हुजूमे रहे। नहीं पहले ही हम उसका भी बताएंगे, है ना। बाकी बस रोज देखना कि इसी तरीके से प्रदर्शन वगैरह, भीड़ भाड़, ऑफिस में सब करके रखना। किसी चीज की कुछ भी जरूरत होगी इसमें बीच में ना इसके लिए कर ही देते कर देना। इसके लिए छोड़िए, अभी आप वहाँ खाली टेक्निकल सब चीज देखिए। नहीं ठीक, यहाँ हम लोग हैं। ठीक है संजीव, है ना। ठीक है, बाकी ठीक है ना घर पे सब? हाँ सब ठीक है भैया, आप ठीक है, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और टेक्निकली चीज आप पहले हैंडल कीजिए। हाँ नहीं ठीक है संजीव। जाहिर है चिराग पासवान पटना पहुंचने से पहले ऐसी स्क्रिप्ट तैयार कर लेना चाहते हैं ताकि उनकी बिहार में एंट्री की हर तस्वीर वैसी ही हो जैसा वो चाहते हैं। चाचा को मात देने के लिए चिराग कई मोर्चे पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन असल लड़ाई तभी शुरू होगी
जब चिराग पटना पहुंचेंगे और चाचा पशुपति कुमार पारस से आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। और इस वायरल ऑडियो की पुष्टि डीटीवी भारत नहीं करता, लेकिन अब देखना यह होगा कि चिराग पासवान की अगली रणनीति क्या होती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झारखंड के कोडरमा की, जहां रेलवे सुरक्षा बल कोडरमा को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आरपीएफ पोस्ट के प्रभारी निरीक्षक जवाहरलाल के नेतृत्व में एएसआई प्रदीप कुमार मिंजू ने लालबाग स्टेशन हॉल्ट पर छापेमारी की, जहां एक झाड़ी से लगभग 50 लीटर अवैध शराब को जब्त किया गया। शराब यहां झाड़ी में छिपाकर रखा गया था और इसके संबंध में आसपास के लोगों से पूछताछ भी की गई है, लेकिन किसी व्यक्ति ने उक्त सामान पर अपना दावा पेश नहीं किया। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी निरीक्षक जवाहरलाल ने बताया कि जब्त शराब की अनुमानित कीमत 5,000 रुपए है, जिसे उत्पाद विभाग कोडरमा को सौंप दिया गया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए कोडरमा से संवाददाता ओम प्रकाश फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, आरपीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ मिली है, 50 लीटर अवैध शराब को बरामद किया गया है। जी मैडम, जैसा कि कोडरमा स्टेशन बिहार और झारखंड की सीमावर्ती स्टेशन है, यहाँ से बराबर बिहार राज्य में शराबबंदी होने के बाद तस्करों के द्वारा शराब को ले जाया जाता है, जिस पर आरपीएफ कड़ी नजर रखी हुई है। आरपीएफ के द्वारा हाल के दिनों में भी 10,000 रुपए का शराब बरामद किया गया था। आज भी सुबह आरपीएफ ने 50 लीटर अवैध देसी महुआ शराब बरामद किया है। यह आरपीएफ की एक बड़ी कार्रवाई समझी जा सकती है। बिल्कुल, आरपीएफ की एक बड़ी कार्रवाई समझी जा सकती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि आज झाड़ी में रखी हुई शराब को बरामद किया गया है। करीब 50 लीटर अवैध शराब को लालबाग हॉल्ट के पास से बरामद किया गया। आरपीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में शुक्रवार को पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 96.93 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है, तो वहीं डीजल 28 पैसे प्रति लीटर की छलांग लगाकर 87.69 प्रति लीटर पहुंच चुका है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 108 और डीजल 100 के पार बिक रहा है। तो यदि उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में तो राजस्थान में पेट्रोल करीब 14 रुपए महंगा है, वहीं लखनऊ में पेट्रोल 94.14 रुपए लीटर बिक रहा है। बता दें कि 27 दिनों में पेट्रोल 6.61 रुपए और डीजल 6.91 रुपए महंगा हो चुका है। और इसके साथ ही पटना में 99.05 पैसे पेट्रोल और डीजल की कीमत 93.01 पैसे है। तो देश में एक बार फिर से बढ़ चुकी है पेट्रोल और डीजल की कीमत। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर से डीजल और पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा दिया है और अब डीजल और पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो चुकी है और ऐसे में आम आदमी के जेब पर इसका सीधा असर पड़ा है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। डीटीवी भारत की मुहिम ऑपरेशन क्लीन। भोजपुरी में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं। अश्लील गीत गाने वाले गायकों का करें बहिष्कार। संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को करें शामिल। बिहार सरकार करे सेंसर बोर्ड का गठन। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पे संयम रखा
और इन चीज़ों का काम किया, तब जा करके मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना नेगेटिव। हाँ, मैंने कोरोना को हराया है। आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपनों का सहयोग लीजिए और कोरोना पे जंग जीतिए। धन्यवाद। टीटीवी भारत की मुहिम ऑपरेशन क्लीन। भोजपुरी में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं। अश्लील गीत गाने वाले गायकों का करें बहिष्कार। संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को करें शामिल। बिहार सरकार करे सेंसर बोर्ड का गठन। टीटीवी भारत की मुहिम ऑपरेशन क्लीन। भोजपुरी में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं। अश्लील गीत गाने वाले गायकों का करें बहिष्कार। संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को करें शामिल। बिहार सरकार करे सेंसर बोर्ड का गठन।